बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, सब्सक्राइब किया, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं जेमिनी सूत्रों पर चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ। सर बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। सर आपसे हमने जब लास्ट टाइम हमने आत्मकारक की बात करी तो हमने बहुत कुछ एक सुंदर सूत्र सीखा कि भाई आत्मकारक किस राशि में नवांश में हो तो वो क्या क्या फल देता है। लोगों ने आगे बढ़ के कहा कि हाँ भाई हमें यदि मतलब आपने कहा था कि यदि मेष राशि में हो तो चूहे या बिड़ाल से भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। और लोगों ने लिखा एक्चुअली कि किसी ने एक बार हमें काटा, एक बिल्ली ने काटा, ऐसे करके लोगों ने अपना राय दी, लोगों ने अपनी राय दी और लोगों ने ये भी बताया कि मेटलर्जी में काम करते हैं, ऐसा करते हैं। तो इनफैक्ट सर किसी ने ये भी बताया कि सैजिटेरियस में यदि आत्मकारक हो, आपने जैसे बताया था कि यदि धनु राशि में आपका आत्मकारक हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष सीख जाता है और ऊंचे नीच इन सब के बारे में सीख जाता है और आगे बढ़ता जाता है। तो किसी व्यक्ति ने इस पर अपने जीवन के बारे में भी बताया था। उन्हें धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, हमारा नॉलेज बढ़ता है। थैंक यू सर। तो डेफिनेटली आप दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हम आपसे कुछ नया क्या सीखेंगे? आज हम देखने वाले हैं प्रोफेशन, काम काज को क्या करेगा आदमी, और इसमें दो विवाद भी है या दो मत है, क्योंकि जो पहला सूत्र है जी, तत्र रवो राज कार्य पर, ये पहला सूत्र है और ये सूत्र होने से पहले का ही चालू है, स्वांश से ही संबंधित रखता है कि चल आत्मकरण अपने ही नवमांश में, मेरे हिसाब से या जिस नवमांश में बैठा है उस नवमांश राशि के बारे में बात करें जी। ये तत्र का साधारण अर्थ होता है, पर तत्र को यदि हमने कटपयादि से उसका अर्थ निकाला, गूढ़ अर्थ निकालने की कोशिश की तो उसका मतलब होता है दो। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जहां आत्मकारक स्वांश में है उसके द्वितीय भाव की बात कर रहे हैं। दोनों भी सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आत्मकारक आत्मबल देता है। तो हम यदि कोई व्यवहार करते, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी करते हैं तो हम आत्मबल के हम ये ज्यादा अच्छा करेंगे, इसलिए हम उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं और वो काम करते हैं जी। द्वितीय भाव जो है वो हमने जो काम किया उसके मेहनत का फल है। तो ये फल कौन से जरिए से प्राप्त होगा ये द्वितीय भाव से भी हम देख सकते हैं जी। तो दोनों मतों में दम तो है जैसा बोला जाता है आजकल के भाषा में, दम तो है। तो हमें दोनों का भी प्रयोग करके हमने खुद ने सीखने का कोशिश करना चाहिए। मैं प्रेक्षकों से भी विनती करूंगा कि वो उनके पास जो आते हैं अलग अलग राशि चक्र, उनके का प्रयोग करके इसको लग्न भाव से भी देखें। मेरा अनुभव ऐसा है कि द्वितीय भाव में जो ग्रह है जिनका परिणाम है वो भी उस आदमी को किस जरिए से धन की प्राप्ति हो सकती है वो तो बताता है ना। तो ये भी इसका भी अनुभव आएगा। तो इनको जैसा कि आगे में जयमिनी ने बोला है कि लग्न दृष्टा इससे भी देखना चाहिए, तो उसे कभी ना भूलिए, क्योंकि स्वांश बोल दिया है कुछ नहीं, ऐसा ये सूत्रों की भाषा है। तो यहाँ एक जगह कुछ बोला होगा उसको हमें खींचते हुए उसका सूत्र दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा और हमको उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो तत्र रवो राज कार्य पर का मतलब कि कारकांश में, रादर स्वांश में सही यदि बोलना तो, क्योंकि कारकांश तो उसी राशि को हम राशि चक्र में ले जाके देखते हैं, उसको कारकांश कहते हैं। तो वहां यदि होगा या उसके द्वितीय भाव में रवि यदि होगा तो ये आदमी राजा के कार्य करता है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट सर्विस करता होगा। यहाँ राजा का अर्थ कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति जो कानून को बदल सकता है वो भी लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आपने यदि जाना होगा तो मॉन्सांटो वगैरह जो कंपनीज है ये प्रेसिडेंट छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपतियों को खरीदते और बेचते हैं, तो ये अपने को चाहिए वैसे कानून करा लेते हैं। तो मेरे मत से इनको भी वो राजा में ही, राजा की श्रेणी में पकड़ना चाहिए। ये रवि की ताकत है, रवि ही खुद राजा है। तो ये राजा का जो कारक ग्रह है ये यदि वहां बैठे तो ये राजा के कार्य करता है। इसके बाद में हमारे चंद्र आते हैं, तो वो कहते हैं पूर्णेन्दु शुक्र और भोगी विद्या जीवी च। अब ये शुक्र जो शब्द है इसका मेरे ख्याल से सीताराम शाह जी ने अर्थ एक किया है।
है ना, दूसरे किसी सूत्र में, इसमें नहीं। इसमें उन्होंने चंद्र और शुक्र ही बोला है, परंतु और कोई सूत्र है आगे आएगा, वो मेरे ख्याल से 80, 82, 83 वाला सूत्र है, अगले पद में है मेरे ख्याल से, याद नहीं आता, बूढ़ा हो गया, पढ़ के बताऊंगा आपको। तो उसका मतलब उन्होंने एक निकाला है। मेरे हिसाब से कटपयादि का अर्थ उसका दो होता है, क्योंकि श मेरे ख्याल से छठवा अक्षर आता है और र दो आता है, या हम यदि उसको क पकड़े तो एक आता है ना, तो उसको पलटाना, और वो र को पलटा के फिर वो 26 होता है, फिर उसको 12 से हमने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो 2 आते हैं। जी। तो उस हिसाब से यदि देखें तो ये फिर से तत्र की तरफ इशारा कर सकता है, क्योंकि शुक्र का आगे दिया हुआ है क्या होगा, पूर्णेंदु यानी पूर्णिमा का चंद्र। जी। ये यदि होगा स्वांश में या उसके द्वितीय भाव में, तो ये भोगी होगा। भोगी का गलत अर्थ न निकाले, क्योंकि हमारे यहाँ भोग विलास मतलब भोग विलास की उसके पास साधन होते हैं, इसका मतलब इसके पास अच्छे प्रमाण में धन उपलब्ध होता है। विद्या जीविच, ये अपनी जो विद्या उसने प्राप्त की है उसके संबंध में काम करेगा, है ना, क्योंकि द्वितीय स्थान देखिए ऐसा भी विद्या का स्थान है, ये भी हमें मालूम है। तो ये इसका मैं इसलिए इसके पीछे के सिद्धांतों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी एक ही ग्रह नहीं रहेगा, 2-3 ग्रह एक साथ रहेंगे ऐसी जगह पे, तो हमें इनको एक दूसरे में जोड़ते जाना पड़ेगा। जैसा ये सूत्र है, तो ज्योतिष भी सूत्र का ही शास्त्र है, ये 3-4 को एक दूसरे में जोड़ के हमको कोई अर्थ निकालना पड़ता है। अब हम जाते हैं मंगल के तरफ। भौम जिसे बोलते हैं, भूमि का पुत्र है, तो धातुवादी कवतायुगो वंदी जीवो च भौम। भौम क्या करता है, यदि स्वांश में या उससे द्वितीय स्थान में होगा तो वो धातुवादी बनाता है। धातु पे वैसा भी मंगल का अधिकार है, जी। पता होगा जिन्होंने ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा होगा, यानी हमारे पारंपरिक ज्योतिष को पढ़ा होगा। कभी कभी अंग्रेजी शब्द आ जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिएगा, 2-3 भाषा में बोलने का ये क्या है ये मुझे 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 ये तकलीफ है, तो हो जाता है ऐसा। तो धातुवादी का मतलब ये मेटल वर्कर्स जिसको हम बोलते हैं, ये धातु के संबंधित काम करने वाले। फिर कौंता युद्ध, ये कौंता युद्ध जो है ये मंगल का इस पे अधिकार रहता है। ये इसको जैसे भाले वगैरह टाइप जो शस्त्र रहते हैं ना, थोड़े क्षेपणास्त्र भी आप उनको बोल सकते हैं, ऐसे जो शस्त्र हैं इसमें मंगल का अधिकार है। देखिए वो उसी पारंपरिक ज्योतिष के सिद्धांतों को ही बताया जा रहा है, पर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखने को बता। हाँ। हम भी सोचते हैं कि लग्न में यदि द्वितीय भाव में होगा तो वो मंगल के जो भी कार्य क्षेत्र में आता है उसमें जमीन वगैरह भी आती है, अनेक चीजें आती है, तो उससे वो कमा सकता है, वो उसकी उपजीविका का साधन हो सकता है। ये उपजीविका के बारे में है ना, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोफेशन बोलते हैं। तो ये नौकरी भी हो सकती है, धंधा भी हो सकता है ना, व्यवसाय भी हो सकता है। तो ये कौता युद्ध का उस पे उसका अधिकार है। फिर वन्य जीवी भोग है। वन्य जीवी यानी जो अग्नि के से कमाई करता है। अब अग्नि से कमाई अनेक ढंग से करते हैं जी। स्त्रियां जो है वो अग्नि से हमें रोटी पका के देती है, तो ये होटल वाला भी रह सकता है। अब हम यदि इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे क्रूसिबल्स में लोहा गला के उसका कुछ तो भी करते हैं, कभी कभी एल्यूमिनियम को गला के करते हैं, केवल लोहा नहीं। ये भी ख्याल में रखना, ये सब धातुओं पे मंगल का अधिकार है जी। तो ऐसी चीज जहां पर भी अग्नि प्रज्वलित होती है, इससे संबंधित ये व्यवसाय या नौकरी करेगा, ये इसका अर्थ है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो सूत्रों को हम अलग समझते हैं, जैमिनी कुछ तो भी अलग है, पाराशर्य कुछ अलग है, ये जो एक भावना चलती है, तो ऐसा कुछ है नहीं, वही तत्व है, उनको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की हमें आदत डाल रहे हैं जैमिनी महर्षि जी सर। इसके बाद में आएगा बुध। ये देखिए आप इतवार सोमवार ऐसी ऑर्डर में आएगा। हाँ। इसी ऑर्डर में ये सूर्य से ग्रह अलग अलग दूर 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 होते जाते हैं, है ना, तो हम अलग ढंग से उसको, हर चौथा जो ग्रह है वो ये जो वार है वो उस पर आधारित है। शनि से हर चौथा जो दूर ग्रह है उसको लेते गए तो वारों की श्रृंखला तैयार होती है। तो वैजस तंतु आया शिल्पिनी व्यवहार विदश्च सौम्य, ऐसा कहा है।
तो वणिज का अर्थ, तो वणिक का अर्थ ही ट्रेडर, जो व्यापार करता है, व्यापारी। सौम्य की यानी बुध की जाति ही वैश्य कही गई है। हमें हमारा यदि, मैं हर वक्त बोलता हूँ कि यदि भूमि का जो पाया रहता है ना, वो यदि मजबूत होगा ना, तो वो इमारत बराबर खड़ी हो जाती है। तो जैमिनी सूत्रों को हम अलग जब समझते हैं तो हम कई बार गड़बड़ करते हैं कि ये क्या बीच में एकदम वणिक लाया, क्या कर रहे हैं, क्या मालूम नहीं, तो कुछ नहीं। तंतु आया हा यानी सहसा सूत्र का काम करने वाले, सूत का काम करने वाले, पर इसमें काफी चीजें आती है। इसमें आप सूत से संबंधित जो भी होगा उसको पकड़ सकते हैं, कपड़ा भी पकड़ सकते हैं, कपड़े के वो बनाए हुए कपड़े भी पकड़ सकते हैं, बनाए हुए कपड़े सहसा शुक्र के अधिपत्य में जाते हैं। हाँ। और ये तंतु आया हा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी व्यवहार बुद्धि लगती है। एक कपास रॉ लेना, फिर उससे सूत बनाना, फिर उसको रंग देना, फिर उसको बेचना, है ना। तो इसको व्यवहार बुद्धि लगती है। आप जो हमारे यहाँ मुसलमानों में शायद मोमिन कहते हैं, और हमारे विदर्भ में उसको कोष्टी कहते हैं। तो ये लोग देखो सूत बनाते हैं, फिर उनको रंग देके फिर उनको बेचते हैं लोगों को, है ना। तो वो वैल्यू एडिशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, वैसा वैल्यू एडिशन करते हैं। ये सब व्यवहार वाले का बुद्धि है, ये व्यापारी की बुद्धि है। तो और फिर व्यवहार विदश्च, जिसको व्यवहार समझता है। व्यवहार यानी एक दूसरे से कैसा बिहेव करना, ये भी है, परंतु मुख्य व्यवहार का मतलब ये लेन देन का जो व्यापार है, इसको व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार का ये विद्वान रहता है। विदश्च यानी जिसको समझता है ना। विद का मतलब जिसे अच्छे ढंग से समझता है। केवल समझता है नहीं, ऐसा तो हम बोलते हैं हमको समझता है, वो समझता हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो माता जी है ना हमारी, सुन रही है, तो समझेगा कि वो रास्ते पे अपने वो कैसा भाव करती है बराबर। वो जो सब्जी वाला आता है तो उससे भाव, वो व्यवहार विद है। और हमारे समान पुरुष बोलते क्या तू कट कट कर रही, दे दे उसको पैसे, है ना। तो ये व्यवहार की जो परिभाषा है बड़ी काफी लंबी है, परंतु वही है कि ये जो बुध है, इसका वैश्य होने से इसका व्यवहार पे अधिकार है। ये किसी भी चीज से अच्छे पैसे कमाने की उसमें क्षमता रहती है। इसी को ये अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। फिर शिल्पी ने पत्थर ले लिया, उसको बहुत अच्छा सुंदर रूप दे दिया, तो वो महंगा हो जाता है। तो हम शिल्प को तो भूल ही गए, तो ये शिल्पी भी रहते, पर शिल्पी का अर्थ आर्किटेक्चर भी हो सकता है, क्योंकि शिल्प केवल मूर्ति ही नहीं रहती। हाँ, शिल्प बहुत सारी चीजों को, पर वो भी देखो साधारण पत्थर को सौंदर्य देके उसकी कीमत बढ़ा के उसे आखिर में बेचा ही जाता है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि सौम्य को उन्होंने क्यों इधर दिया। तो ये शायद बुध के भी दशम भाव में होगा, द्वितीय भाव में होगा, तो भी ये दे सकता है, 11वें भाव से भी दे सकता है। ये पर ये हम पारंपरिक दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने स्वांश को नजर में रखते हुए किया हुआ, उसे केंद्र बंधु माना है ना। तो उन्होंने हमें और कुछ ज्यादा दिया है, जो हमें मालूम है उसके भी परे कुछ चीज भी, इसलिए वो बोलते हैं उपदेशम व्याख्या सा। मैं कोई खास डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, आप सामने बैठो, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो फिर हम गुरु की तरफ आते हैं। कर्म ज्ञान निष्ठा वेद विदश्च। अभी अपन विद की बात कर रहे थे। व्यवहार विद यानी जिसको व्यवहार समझता है, वेद विद यानी जिसे वेद समझता है। वेद क्या है, तो वेद जो है, मैं थोड़ा सा शायद सब्जेक्ट से भटक भी जाऊंगा, तो थोड़ा मुझे माफ कर दीजिएगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये भाषा हमें समझना जरूरी है। वेदों को शंकराचार्य जी ने कहा है मांडुक्य उपनिषद के उनकी टीका में कि ये अपरा विद्या है, यानी इस जिंदगी में जीने के लिए जो भी विद्या काम में आती है उनको अपरा विद्या कहा जाता है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि इससे आपको मुक्ति वगैरह होते है, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कम से कम शंकराचार्य जी के मत से नहीं है, नारद पुराण के मत से नहीं। ये अपरा विद्या है। परा विद्या अलग है, वो तो आपको गुरु देता है, वो हमारे अंदर में, वो किसी को दिखती नहीं, वो हमें अनुभव करना पड़ता है, वो कोई ला के नहीं दे सकता। तो धर्म पे मैं तो ज्यादा कई बार बात करने को टालता हूँ, परंतु फिर भी ये शब्द की डेफिनेशन हमें वेद की समझ आई। इसका मतलब क्या है कि ये जिंदगी में अच्छे ढंग से रहने के लिए, यहाँ की तकलीफें कम होने के लिए किस ढंग से व्यवहार किया जाए, ये सिखाने वाला, इसका जो ज्ञाता है वो गुरु है। इसीलिए उनको देवों के गुरु माने गए हैं, है ना। हमारे
हम माइथोलॉजी बोलते हैं, मैं माइथोलॉजी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ इतिहास, हाँ, हमारे जो विद्वान ग्रंथ है उनकी बात कर रहे हैं हम। तो और ये कैसा रहता है, ये जब वेदों की बात आती है तो कर्तव्यों की बात आती है। गुरु का कर्तव्य अध्ययन करना और अध्यापन करना है। हाँ, उसी को ब्राह्मण की डेफिनेशन है। जो अध्ययन करता है, जो अध्यापन करता है और किसी के पैसे पे ध्यान नहीं रखता, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। गुरु को ब्राह्मण वर्ण कहा गया है ना। ब्राह्मण का मतलब जन्म से ब्राह्मण मत समझिए, ये कर्म से रहते हैं। और कर्म ज्ञान निष्ठा, इसकी निष्ठा कर्म पे और ज्ञान पे। इसके लिए जो अंतिम चीज है समझने की, वो ज्ञान है। ये ज्ञान, परम ज्ञान जो है ये शिव जी है, पर वो उनको उन्हीं से सब धर्म सांख्य निर्माण हुआ ऐसा कहा जाता है। पर ये कर्म और ज्ञान पे इसकी निष्ठा है कि ये ज्ञान को इस कर्म में हम उसका प्रयोग करें ताकि लोगों को भी उसका फायदा हो। इस प्रकार का जो भी करता है वो गुरु का अधिपत्य है। इसमें कंसल्टेंसी भी आएगी, क्योंकि ये जो भी कर रहा है ये गलत ढंग से कर रहा है, उसको सुधार। इसमें शिक्षा देने वाले लोग भी आएंगे, हाँ, जो शिक्षक सचमुच सिखाते हैं, तनख्वाह के लिए नहीं, केवल ज्ञान का प्रदान करने के लिए उस इच्छा से जो करेंगे वो इसमें आते। तो इस प्रकार के जो भी लोग होंगे वो हमें इवन इसमें बैंकर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि वो भी आपको शिक्षा देते हैं। जब आप ब्याज देने लगते हो तब तो शिक्षा प्राप्त हो जाती है और आपको मदद, तकलीफ के वक्त मदद के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये गुरु की ताकत है। तो कर्म ज्ञान निष्ठा वेद विदश्च गुरु, तो इस ढंग से इसको हम यदि समझेंगे तो हमें इसको प्रयोग करना बहुत आसान हो जाए। इसके बाद आते हैं शुक्र, जिनके बारे में हर एक को उत्सुकता रहती है ना। आजकल तो पहले जो ज्योतिषों को पहले मॉडर्न बच्चे ऐसा पूछते हैं, हाउ विल बी माय लव लाइफ, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो परंतु यहाँ पे जो लिखा है उसको उससे जोड़िए मत। उसका कहा है राजकीय, इसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है, इसको राजकारण में रुचि रहती है। हाँ, राजकीय कामिनः शतेन्द्रियाश्च शुक्र। कामिनः का मतलब लोगों ने ये बहुत ही लुब्ध हो जाता है स्त्रियों पे या ऐसे कार्यकलापों में, ऐसा माना है। पर काम का एक अर्थ कामना, जिसे कुछ चीज हासिल करने की इच्छा रहती है। हाँ, कामिनी नहीं कहा गया, कामिनः कहा गया है, इसे भी ध्यान रखना कभी। और काम का अर्थ केवल काम ही नहीं, जिस ढंग से आप सोचते हैं कामना है, और ये कामिनः है। तो देखिए राजकीय जो लोग रहते हैं ना, उनको और ऊपर जाने की कामना रहती है। हाँ, कोई गांव का सरपंच रहा ना, उसको भी प्राइम मिनिस्टर होने का रहता है, उसकी इच्छा हाँ, रहती है। वो होगा नहीं होगा, परंतु वो उसी दृष्टि में चलते रहता है, उसी दिशा में चलेगा कभी। जी, तो हाँ, ये बात सही है कि ऐसा बोलते हैं कांचन कामिनी और राजकीय से संबंध रहता है, उस दृष्टि से आप ले सकते हो उसको, हरकत नहीं है। परंतु केवल वो देख के एकदम शुक्र दिखा के ऐसा कुछ तुम्हें बोल देना, ये न कीजिए, सोचते जाइए, क्योंकि ये ऐसा करेगा कि नहीं, ये तो उसके नवम और पंचम भाव पे रहेगा। उसकी धर्म की उसकी दृष्टि क्या है और हाँ, उसने अनुभव से क्या सीखा है, इस पे उसका आधार है ना वो। तो भावों को न भूलिए कभी भी ये देखते वक्त, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा, आजकल होता है ऐसा। फिर शतेन्द्रियाश्च शुक्र है। अब इसको ही देखते हुए वो कामिनों से ज्यादा जोड़ा है, क्योंकि इंद्रदेव को भी शतेन्द्रिय बोला जाता था। वो भी ऐसे किसी को इसको अहिल्या को बहका दे, उसको करते ऐसे करते थे। पर जी, शतेन्द्रियाश्च का अर्थ है ये काफी साल जिंदा रहते हैं। हाँ, ये हाँ, यानी इसका मतलब इनका शरीर स्वास्थ्य वास्ते ठीक रहता है, तो ये बहुत साल जिंदा रहते हैं। हो सकता है शुक्र है तो ये इतने खराब दिखते नहीं है, बूढ़े भी होने पे वो ऐसे ऐसे होकर नहीं दिखते, वो थोड़े ठीक दिखते हैं, ऐसा इस अर्थ में उसको लेना चाहिए हमने, है ना। हालांकि एडी तिवारी करके हो गए हमारे यहाँ राष्ट्रीय, वो सब सब कुछ थे जो उसमें निगेटिव है, तो उनकी तो कथाएं सुनाई जाती थी। परंतु उनकी भी तबीयत अच्छी थी, आखिर तक 100 साल के हो गए। 100 तो नहीं, मेरे ख्याल 90-92 हो गए थे। तो इस ढंग से इसे समझिए, इसको कभी भी निगेटिव ढंग से न लीजिए, जब तक के आपको पूरी खातिरी नहीं हो जाती कि इसका धर्म भी भ्रष्ट है, इसका पंचम भाव भी, मंत्र भाव जिसे बोलते हैं, मंत्रणा यानी हमें सलाह देना, ये जो भाव ये भी गड़बड़ है, तो फिर हो सकता है। होगा क्या जरूरी नहीं है, उसके चंद्र को भी आपको देखना पड़ेगा। इंदु सर्वत्र बीजा, वो मन से ही कर्म होता है, पूर्ति मन से होती है। तो इनको सबको देख के ही बाद में ऐसे कुछ कीजिए, ऐसी मेरी सलाह है। पर अभी ये
कलयुग में हर एक ने अपने अपने मन से करना चाहिए, मेरा कर्तव्य मैं करूंगा। अब आएंगे शनि महाराज। तो सर शनि जो आपने कर्तव्य की बात करी, इसके लिए अब शनि महाराज आ गए। हाँ, इसीलिए शनि महाराज आ गए। उनका वो तो धर्म के भाई हैं और कर्म का फल देते हैं, तो हम उसको डरते हैं। मैं छोटा था तब इससे डराते थे, शनि की 7.5 से, फिर पनौती, छोटी पनौती, अल्ट्रा अल्ट्रा करके डराते थे। तो डरने लायक कुछ नहीं है। प्रसिद्ध कर्मा जीव शनौ, ऐसा कहा। शनि क्या करता है, ये सहसा अपने पुरखों के जो कर्म है उसको आगे ले जाने की वजह से इसको प्रसिद्धि मिलती है। ये उसका एक अर्थ है ना? क्योंकि ये जो कर्म करता है, इसकी जो उपजीविका होती है, इसकी वजह से भी ये प्रसिद्ध होता है, ये भी उसका दूसरा अर्थ हो सकता है। जी सर। सहसा ऐसा माना गया है कि वो अपने पुरखों के या उसके जो जो कर्म करना चाहिए वो कर्म करने की वजह से उसको प्रसिद्धि मिलती है। जी। ये इसका अर्थ है, ऐसा मेरा मानना है। हर विद्वान ने जैमिनी सूत्रों का अलग अलग ढंग से अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने अनुभव के बल पे उसका अनुवाद किया है, उस पर टीका की है। तो आपको कई बार टीकाओं में भी फर्क मिलेगा, तो उससे कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है शनि को भृत्य कहा गया है। भृत्य क्या करता है, ये अथक परिश्रम करता है। अथक परिश्रम किया तो मालूम को उसको फल देता है, उसको प्रसिद्धि देता है। और नहीं तो वो कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी नहीं काम करेगा तो उसका भी उसको फल मिलता है। ये आलसी है, वो काम का नहीं, ऐसा बोला जाता है। ये शनि है, इसे याद रखिए। ये पारंपरिक ज्योतिष में और जैमिनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क थोड़ा सा ही है। हमारे देखने की हम दृष्टि बदल देते हैं। हम लग्न से देखने की जगह, या कुछ लोग तो चंद्र राशि से देखते हैं, वहां से देखने के बजाय हम अब अंश से देखते हैं, क्योंकि आत्मकारक भी उतना ही महत्व है ना। हम लग्न भाव को भी आत्मा का भाव बोलते हैं। आत्मा कारक, जब भावों के कारक तो देखते हैं तो आत्मा कारक लग्न को बोला जाता है। यहाँ जहाँ आत्मा कारक जिस नवाओं से बैठा है, चर आत्मा कारक, उसको उन्होंने केंद्र बिंदु पकड़ा। तो इसमें फर्क नहीं है, ये सिर्फ निगाहों का फर्क है ना। तो उसके बाद में राहु आ गया। राहु तो अभी तो 8-10 दिन से तो वो सूर्य ग्रहण के डर से सब लोग वैसे घर में चुप के बैठे थे, है ना। राहु सबको छुपा देता है, सबका ईगो जो है उसको खत्म कर देता है। तो धनुष का चौराश, ये धनुष धनुष का कोई बहुत कठिन नहीं है समझने में। और चौरास चोरी करने वाला चोरी चपाटी करेगा, किसको बेवकूफ बनाएगा, वो राहु का स्वभाव है। तो ये या तो शस्त्र अस्त्र इनकी निर्मित करने वाला या इसका व्यवहार करने वाला, या ये चोर भी हो सकता है। अब ये चोर और ये कहाँ से आ गया भाई, दोनों को एक में मिला दिए। तो वो एक मेरे ख्याल से अदनान खशोगी करके एक आर्म्स डीलर था, आपने कभी सुना होगा। तो वो करता था इधर उधर गड़बड़। उसकी वो ये जो शस्त्र है ना, इनके बेचने में इसमें वो गड़बड़ करते रहता था। वो कमीशन वमीशन में करता था, उसका काफी नाम चला था। तो ऐसा भी रह सकता है और ये अलग अलग भी रह सकता है। ये धनुष्य की चोरी भी कर सकता है, ये भी हो सकता है इसका अर्थ। परंतु वो यदि व्यवहार किसी को मालूम होगा आर्म्स डीलिंग कैसे होते हैं दुनिया में, तो वो उसका अर्थ समझ आएंगे। मेरी ज्योतिषों से विनती है कि बाकी भी जो विषय है ना उन्हें पढ़ा कीजिए, ताकि हमें यहाँ कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, है ना। परंतु ये खुद भी कारीगर हो सकता है जो कुछ आर्म्स एम्युनिशन बनाए, कोई शस्त्र बनाए। जी। जागुलिका, जागुलिका का मतलब विष देने वाला। अब जब हम यदि हर वक्त हम उल्टे ही सोचने वाले होंगे तो हम तो बोलेंगे ये विष प्रयोग करने वाला ही रहेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं। विष को देके लोगों की तबीयत भी ठीक की जा सकती है। सर पेनिसिलिन भी बना सकते हैं फार्मेसी में, है ना। हाँ सर, पेनिसिलिन भी बना सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत सारी चीजें। कुछ कुछ जो विष है, जैसा ये जो आर्सेनिकम एल्बम की जिसकी बात चालू है ना अभी कोविड के इसमें है ना, आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी का लीजिए 3 दिन, तो आपको कुछ नहीं होगा। ये आर्सेनिक विष है। हाँ। तो विष का भी प्रयोग करके लोगों की तबीयत सुधार जा सकती है। ये धतूरे के भी कुछ प्रयोग है जिसमें उनकी तबीयत भी अच्छी हो सकती है जी, है ना। तो धतूरा तो विषैला रहता है। हाँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने इतना ही कहा है जांगुलिका, तो ये विष प्रयोग करेगा या ये विष देने से आदमी को ठीक करेगा।
सर्प के भी दंश में ऐसे होता है ना, सर्प के ही सीरम से आपको ठीक कर किया जाता है ना, उसी के विष से बनाया हुआ जो दवाई है उससे आपको सर्प दंशों से आप बचते हो। तो ये जादू लिखा है। मैं सर्प इसलिए बोला क्योंकि राहु को सर्प भी बोला जाता है, तो जल्दी लोगों के ख्याल में आ जाता है जी। ना, फणींद्र कहा गया है उसको। हाँ। और लोह यंत्रिणश्च, ये लोहे के यंत्र बनाएगा। अब देखिए, ये लोहे के यंत्र को हम धनुष से जब जोड़ेंगे तो आज के जमाने में जो भी बनते हैं हमारे यंत्र, ये लोहे से ही बनते हैं। और लोहे में आप बाकी भी जो हमारे धातु हैं उनको भी पकड़ लीजिए, क्योंकि लोहे के अनेक प्रकार रहते हैं, है ना। तो ये पिस्तौल विस्तौल तो लोहे के ही बनते हैं, यूपी में बहुत बनाते हैं, ऐसे घर घर में बनाते हैं, है ना। तो ये राहु वो छुप के बनाते हैं। देखो राहु का छुपने का एक उसकी आदत रहती है ना। वो छुप जाता है, एक बार ग्रहण में दिखता, बाद में दिखता नहीं आपको, 18 महीने नहीं दिखेगा। तो थोड़े 15 दिन के बाद में एक बार चंद्र के साथ दिखेगा, बाद में नहीं दिखने वाला। फिर तो 6 महीने बाद, फिर 6 हाँ, चंद्र के पास जाएगा 15 दिन के बाद में, वो उतने बार दिखेगा, बाद में गायब हो जाएगा, है ना। तो ये जो है, ये लोह यंत्रिणश्च धनुष का चौराष्ट्र जो है, इसको ऐसा इकट्ठा गिनो तो फिर समझेगा। परंतु ये जरूरी नहीं कि ये बुरे ही काम के लिए करेगा। कभी कभी सरकार भी हमारे जैसे वो क्या किया था हमने, ये पोखरण में, मैं थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, एखादा इधर उधर सर्किट गड़बड़ कर देता है। तो पोखरण में जो ब्लास्ट हुए, तो क्या किया गया कि वो प्याज व्याज वहां भरे, तो उनकी जो रेडिएशन है ना, वो इवन अमेरिकन जो उपग्रह थे उनको भी पता नहीं चला। तो ये वहां पर भी राहु का रोल आएगा। धनुष का 84 ये चोरी छुपे किया गया, है ना। अरे, और तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि ये चोर है, क्या मतलब ये चोरी करेगा हर वक्त, नहीं नहीं नहीं। ये कई बार शस्त्रास्त्र के मामले में आप वो हर चीज खुली बताते नहीं, कब ये चोरी। हाँ, ये राहु के बुरे साइड में जब जाएगा आदमी का, यदि उसका दिमाग ये जो शक्ति दी है उसको उसके उल्टी जाएगी, तो फिर ये चोरी करेगा जी। इसे इसे कृपया ध्यान रखिए। क्योंकि मैंने देखा आजकल क्या होता है, खैर हमारे वक्त भी होता था, ऐसा कोई नया नहीं है, तो कम थे लोग ही कम थे, तो एकदम निगेटिव बोलने की आदत रहती थी, तो वो न बोले, उसको पूरा सोच समझ के बोला जाए। और आखिरी में आते हैं कि तू महाराज, जिनको हम क्या हेडलेस वगैरह बोलते हैं ना, बगैर बगैर सर का। तो खैर ग्रह को सर्वर तो रहता नहीं है, पर ठीक है। तो गजब व्यवहारादिश्च चौराश्च केतु, ये हाथी का व्यापार करता है, और इसको भी चोर कहा गया है, ठीक है। हाँ, अब ये हाथी के व्यवहार तो आजकल होते नहीं है, तो केरला वेरला में थोड़े बहुत होते होंगे, आसाम में कभी होते होंगे तो होते होंगे, और बाकी तो चोर 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 उचक के करते हैं। आपको मालूम है, हाथी दांत चुराने के लिए पोचर्स बोलते हैं, वो हाथी को मार डालते है ना। तो ऐसा नहीं है कि गैस के व्यवहार तो आज भी होता है, पर जरा दूसरे ढंग से होता है, उसको मार डाल के। परंतु ये गजब व्यवहार है इसका। ये भी हो सकता है कि ये जो हाथी है, ये एक वाहन भी है, और हमने देखा कि राहु का दूसरा भाग केतु है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बड़े टैंक जिसको बोलते हैं हम, है ना, जो मराठी में रणगाड़ा बोलते हैं उसको, या बहुत बड़ी गाड़ियां रहती, देखिए 32-32 चक्के वाली, हाँ, वो बहुत बड़ी गाड़ियां। हाँ, हाँ। तो इसका भी वो व्यवहार करता होगा। हम्म। इसे इसे हम न भूले कभी। और ये अच्छा भी करता होगा और ये बुरा भी करता होगा। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, ये सेकंड हैंड कार डीलर पकड़ा गया चोरी की गाड़ी लेके बेचने में, है ना। तो ये हो सकता है क्योंकि केतु है। अच्छा, ये यदि हम द्वितीय भाव जो हम पहले से बोलेंगे, द्वितीय या स्वांश, तो ये जब द्वितीय में होगा तो इसका जो संचित धन है ये दे देना पड़ेगा। हो सकता है इस कारण दे देना पड़ेगा, वरना ये दान में भी देगा। ऐसा नहीं कि वो तो फिर से वो नवम और पंचम भाव को ख्याल में। देखिए, सूत्रों को हम जब उनका प्रयोग करते हैं तो ये दो चीजें जरूर ध्यान में रखें। जैसा हम स्वांश से करते हैं वैसा हम लग्न से कर सकते हैं, हम दृष्टांत से भी कर सकते हैं। इसे न भूलिए, आगे जाके जयमिनी जी ने बताया ये सूत्र है, ये सूत्र बड़ा लंबा चलता है और इसीलिए इसको समझने में कठिनाई आती है, मुझे तो कम से कम आती है। और इसीलिए आप अलग अलग यदि टीकाकारों के ग्रंथ पढ़ोगे, और बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, बालकृष्णानंद सरस्वती से लेके के ए अम्बेडकर, फिर इरंगटी रंगाचारी, अनेकों ने लिखी।
तो हर एक का मत अलग इसलिए दिखेगा क्योंकि ये सूत्र है, ये समझने में थोड़ा कठिन है। मैं क्या करता हूँ ऐसे वक्त, मैं ये सोचता हूँ कि जब ये उपदेश व्याख्या साहब बोलते हैं और बोलते हैं कि होरादय सिद्धा सिद्धम अन्यतः, ऐसे आएंगे आपको बीच बीच में वो सूत्र, तो ये बोलते बाकी सब सिद्धों से सीखो। इसका मतलब ऐसा है कि ये उन्होंने जो बताया इसी का एक हिस्सा लेके उस पर ज्यादा विस्तृत समझाया गया है। तो मैं उन दोनों को उनका सामंजस्य करने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है कि मेरा गलत भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना गलत नहीं है, क्योंकि हम जब प्रयोग करते हैं तो हमको ख्याल में आ जाता है ना। तो इस प्रकार से हम ये उनके जो हम क्या कह सकते हैं व्यवहार या इनका जो व्यवसाय होगा, इनकी जो नौकरियां होगी, जो भी ये कर्म करेंगे उपजीविका के लिए। देखो कर्माजीव का अर्थ ये भी होता है कि हम जिंदा रहने के लिए जो कर्म करते हैं, तो जिंदा रहने के लिए कर्म करने को खाना पड़ेगा, है ना। तो खाने के लिए हम जो भी करते हैं उसको भी कर्माजीव बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसे जगह कर्माजीव अध्याय वगैरह ऐसे आपको कहीं कहीं बाकी जो हमारे ग्रंथ है ना उसमें दिखेगा, दशम भाव के बारे में जब रहेगा तो कई बार उसका नाम कर्माजीव अध्याय दिया रहता है। जी सर। तो ये है जैमिनी जी का मत से स्वांश में या स्वांश से द्वितीय भाव में, शायद द्वितीय भाव शायद ज्यादा सही होगा, उसमें अलग अलग ये ग्रह जब रहेंगे तो कौन से प्रकार की उपजीविका के साधन हो सकते हैं, इसके बारे में उनका भाष्य है। इसमें हमने हमारा विवेक का प्रयोग करना चाहिए, और एक ग्रह के साथ यदि दूसरा ग्रह आया तो ये दोनों जो इनके व्यवसाय दिए हैं ना, ये जोड़े जा सकते हैं एक जगह, ये भी हमने समझने की कोशिश करना चाहिए कि जैसा विद्याजीवी और राज्य कार्य पर है ना, तो चंद्र शुक्र भी आया और रवि भी आ गया, अब क्या होगा। तो हो सकता है कि इसके बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से राजा इसको बुलाए कि आप हमारे यहाँ काम कीजिए। हाँ। विद्वानों को कई बार बुलाया जाता है, और वो तो कोई मिनिस्टर अभी अभी तो हो रहा है ऐसा बहुत बार, आप देखते होंगे अभी जो हमारे यहाँ कैबिनेट बन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें जरूरी नहीं है कि वो चुना हुआ ही प्रतिनिधि हो मिनिस्टर, कुछ उस व्यवहार के जो विद्वान हैं उनको लाया गया। जैसे हमारे पुराने जनरल साहब थे, वो आ गए हैं मिनिस्ट्री में, तो उनके ज्ञान की वजह से, उनके कुछ फलाने चीज में ज्यादा ज्ञान होने की वजह से उनको राजा ने अपने यहाँ, वैसे भी वो राजा के यहाँ काम करते थे और अभी भी राजा के यहाँ काम करते है ना, तो शायद वहां पे मंगल भी होगा, तो ये रण का जो कारक है वो वहां आ जाएगा। तो ऐसा हमें सोचना, हम यदि चालू करें तो हम ज्योतिष के लिए बहुत ज्यादा काम करें सर, और इस ढंग से सोचे। तो जैसे आपने बताया, तो यदि किसी बच्चे को अपना मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो यदि वो चाहे तो हम उसको उसके नवांश से और स्वांश में कौन सा बैठा है, कहाँ बैठा है कोई भी प्लैनेट, इससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है कि वो कौन सा मार्ग ले सकता है। ज्यादा अच्छा है, और उसको पूछ के देखना कि ये तुझे अच्छा लगता है क्या, तो वो हाँ बोले तो समझना कि हमारी समझ अच्छी है। क्योंकि देखिए यदि हम ऐसा बोलेंगे आखिरी में, ये जो राशि चक्र है, ये जो जातक है, जो जिसका जन्म हुआ उसी का राशि चक्र होता है, तो ये राशि चक्र इसका दिमाग कैसा काम करता है यही बताता है जी। तो यदि हम सही होंगे तो वो हाँ बोलेगा, नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कि हमने कहा गलती की, है ना। हमारी गलती यदि हम मान्य करने लगे तो ज्योतिष की बहुत बड़ी सेवा होगी। देखिए पाराशर भी बोलते थे गर्गा आदिना मता, कि ये गर्गा आदि का मत है, या महर्षि जैमिनी बोलते हैं सप्तानाम अष्टानाम वा, 7 कारक है पर कुछ 8 भी बोलते हैं। हाँ। और ये नम्रता से बोलते हैं, जब ऋषियों को नम्रता है तो हमें क्यों ना हो, वरना हम उनका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे, है ना। तो ये मेरा वो पुराने जमाने का मत है बेटा। तो बहुत सुंदर बात सर। इसी के साथ हम सर से विदा लेते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में सर के साथ, और आगे बढ़ेंगे जैमिनी सूत्र पर। अपने सुझाव लिखते रहिए, अपने कमेंट्स लिखते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। और सर का भी वीडियो चैनल है, वहां जाना ना भूलें। बहुत सारे सुंदर वीडियोस आपको, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वहां दिखेंगे। फिर सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।